वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 27 धातु एवं अधातु। आज हम आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक यौगिक क्या क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं। आयनिक यौगिक आयनों से बने होते हैं। आयनिक यौगिक कैसे बने होते हैं बच्चों? आयनों से बने होते हैं। ये आयन वो परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करते हैं या खो देते हैं। अब आयन कैसे बनते हैं बच्चों? आयन बनते हैं परमाणुओं से। परमाणु या तो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर लेते हैं या इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करते हैं तो वो नेगेटिव आयन बनते हैं या ऋणात्मक आयन बनते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं तो वो पॉजिटिव या धनात्मक आयन बनते हैं, जिससे उन्हें शुद्ध सकारात्मक और नकारात्मक आवेश मिलता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं या इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं तो उनसे क्या प्राप्त होता है? उनको आवेश। तो परमाणु आयन बन जाते हैं। धातुएं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को खो देती हैं और धनात्मक आयन बनकर शुद्ध सकारात्मक आवेश प्राप्त करती हैं। और गैर धातुएं क्या होती हैं बच्चों? गैर धातुएं होती हैं अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणात्मक आवेश प्राप्त करती हैं। तो कौन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है? इलेक्ट्रॉनों को नॉन मेटल्स या अधातुएं प्राप्त करती हैं, इसीलिए उन पर ऋणात्मक आवेश होता है। जबकि धातुएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉनों को खो देती हैं या अपने में से इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देती हैं, इसीलिए उनके ऊपर धनात्मक आवेश होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आयनिक यौगिक वो यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? आयनिक यौगिक वो यौगिक होते हैं जिनको आयनिक आबंधों द्वारा एक साथ रखा जाता है। आयनिक आबंध बनाने के कारण आयनिक यौगिक या आयन्स जो हैं एक साथ बंधे रहते हैं। तत्व अपने निकटतम कुलीन गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त या खो सकते हैं। जो परमाणु हैं वो या तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करते या खोते क्यों हैं? अपने निकटतम कुलीन गैस क्या होती है बच्चों? कुलीन गैस यानी अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसों के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं, अक्रिय गैसें स्थिर होती हैं, स्थायी होती हैं, दूसरे तत्वों से क्रिया नहीं करती हैं। तो अपने को स्थायी बनाने के लिए जो तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? निकटतम कुलीन गैस या अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को या तो प्राप्त करते हैं या इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं। अष्टक के पूरा होने के लिए आयनों का गठन उन्हें स्थिरता हासिल करने में मदद करता है। जब वो अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं, अर्थात बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? स्थायी। धातुओं और गैर धातुओं अधातुओं में, धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया में धातु आमतौर पर अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं। जबकि अधातुएं अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करती हैं। धातु और अधातु आमतौर पर आयनिक यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। धातु अधातु आपस में क्रिया क्यों करते हैं? जिनके क्रिया करने से आयनिक यौगिक बनते हैं। आयनिक यौगिकों का निर्माण। अब हम देखेंगे कि आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर आपको सोडियम क्लोराइड का गठन दिखाया गया है। इसे हम बनाकर सीखेंगे। तो बनाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्वयं इनका एटॉमिक नंबर जानेंगे। तो इन्हें बनाने के लिए सपोज आपको सोडियम क्लोराइड का बनाना है, तो आपने लिखा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला
कितने आयन है इसमें, कितने तत्व उपस्थित हैं, 2, एक सोडियम एक क्लोरीन। आपको ये निर्माण करने से पहले या स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या क्या होती है किसी तत्व की। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों, एटॉमिक नंबर, सोडियम की 11 और क्लोरीन की 17। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किसी तत्व का एटॉमिक नंबर ही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें प्रेजेंट, और उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है। इसका मतलब है कि किसी तत्व में जो एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है और प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के या नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, आपने पढ़ा है ये, और प्रोटॉन न्यूक्लियस में या नाभिक में स्थिर रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है उन्हें, जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जो एटम है वो निकाल सकते हैं या दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अब हम इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को बांटेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को बांटने के लिए आप क्या करेंगे, जब आप सोडियम के इलेक्ट्रॉनों को बांटेंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में क्या बचेगा, रिमेनिंग या बचे हुए इलेक्ट्रॉन 1, 8 और 2 10 और 1 11। जब आप 17 को बांटेंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और बचे हुए इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में डालेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, निर्माण करेंगे, तो ये क्या करेंगे, इन दोनों तत्वों को अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है, तो धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को निकाल देती हैं और अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेती हैं। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्लोरीन को दे देगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा और इस तरह क्लोरीन के भी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में, और सोडियम क्या क्या रह जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, जबकि क्लोरीन का हो जाएगा 2 8 8। तो इस तरह दोनों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हम इसको बना कर देख लेते हैं। बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा हमने न्यूक्लियस बनाया है, न्यूक्लियस या नाभिक है, नाभिक के चारों ओर हम क्या बनाते हैं, कक्षाएं बनाते हैं। हमें कितनी कक्षाएं बनानी है, हमें 3 कक्षाएं बनानी है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं हमें, दूसरी कक्षा में हमें कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं बच्चों, दूसरी कक्षा में हमको 8 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। तीसरी कक्षा में बचे हुए इलेक्ट्रॉन 1, ये मैंने सोडियम का बनाया है। इसी तरह आपको क्लोरीन का बनाना है, क्लोरीन का ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन रहते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो परमाणु हैं, कण हैं, वो रहते हैं। इसमें भी हम कितनी कक्षाएं बनाएंगे, ऑर्बिट बनाएंगे, हम 3 ऑर्बिट या कक्षाएं बनाएंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में बचे हुए इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, वो कितने हैं बच्चों, 7। तो तीसरी कक्षा में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 1 है, तो 2 8 1, इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, क्लोरीन को दे देता है। तो क्या हो जाता है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो प्रोटॉन 1 ज़्यादा हो जाता है,
तो सोडियम के ऊपर एक धनात्मक आवेश आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव आवेश होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो प्रोटॉन एक ज़्यादा हो जाता है और धातु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि धातुएं इलेक्ट्रॉनों को खो देती हैं। अधातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर लेती हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है, इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कन्वर्ट होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2-8, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जबकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2-8 और आखिरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों स्थायी हैं और कैसे मिलकर रहते हैं ये दोनों? ये इस तरह एक दूसरे से एक आबंध द्वारा बंधे होते हैं। इस आबंध को हम इस तीर के निशान से दर्शाते हैं और ये इस तरह बंधे रहते हैं और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो आपने देखा बच्चों, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे हुआ। अभी आपको एक निर्माण और पढ़ना है, वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी प्रकार जिस तरह मैंने आपको सोडियम क्लोराइड का निर्माण दिखाया बनाकर, उसी तरह आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। और इलेक्ट्रॉनों को जब हम बांटेंगे तो आप कैसे बांटेंगे? 2-8-2। इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? MgCl2। तो MgCl2 जो है ये C है बच्चों। MgCl2 में 2 क्लोरीन के परमाणु हैं और एक मैग्नीशियम का परमाणु है। तो मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। मैग्नीशियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2-8-7। और इस वाले क्लोरीन की कक्षा में भी कितने होंगे? 2-8-7। तो ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लेता है और ये वाला क्लोरीन भी अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लेता है। तो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। 2 क्लोरीन है हमारे पास, दोनों ने एक एक लिया है, तो इस वाले क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज और दूसरे क्लोरीन के पास भी एक नेगेटिव चार्ज। इस तरह सूत्र क्या बनेगा? MgCl2। अब हम अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास में आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक आयनिक यौगिक का नाम बताएं जिसे आप आसानी से रसोई में पा सकते हैं। रसोई में आप कौन सा आयनिक यौगिक यूज़ करते हैं? क्या नाम है उसका? सोडियम क्लोराइड। सूत्र है NaCl। नाम क्या है बच्चों इसका? सोडियम क्लोराइड। ऊपर लिखा हुआ है, आप देख कर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आयनिक आबंध कैसे बनते हैं? तो आयनिक आबंध कैसे बनते हैं? आयनिक आबंध इलेक्ट्रॉनों को खोकर या प्राप्त करके बनते हैं। आयनिक आबंध बनाने के लिए धातुएं इलेक्ट्रॉन खो देती हैं और अधातुएं या गैर धातुएं इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करती हैं। तो आयनिक आबंध कैसे बनते हैं बच्चों? आयनिक आबंध इलेक्ट्रॉनों को खोकर या इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके बनते हैं। इनके बीच में बनने वाले आबंध को हम आयनिक आबंध कहते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों प्राप्त करते हैं और खोते हैं? अब परमाणु ऐसा काम क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन प्राप्त क्यों करते हैं और इलेक्ट्रॉन खोते क्यों हैं? परमाणुओं को क्या करना होता है? परमाणु अपने निकटतम कुलीन गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए
इलेक्ट्रॉनों को खोते और प्राप्त करते हैं। क्यों प्राप्त करते हैं? अष्टक को पूरा करने के लिए तथा अपने निकटतम कुलीन गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करते और खोते हैं। इस प्रकार उनका अष्टक जो है वो पूर्ण हो जाता है और उनको स्थिरता हासिल करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का निर्माण की व्याख्या कीजिए। आपको क्या बताना है? सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या करके बतानी है। अभी मैंने आपको सोडियम क्लोराइड का निर्माण करके दिखाया है बच्चों, तो आप इस प्रकार सोडियम क्लोराइड का निर्माण करके दिखाएंगे। आपकी वर्कशीट में भी ये निर्माण करके आपको दिखाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।